नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस अपडेट में बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक महत्वपूर्ण बयान की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 3 देश भारत, चीन और ब्राज़ील मध्यस्थता करें तो जो यूक्रेन का युद्ध पिछले 2.5 साल से चल रहा है उसका समाधान निकल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो इन तीनों देशों के साथ लगातार संपर्क में है। इस बयान को किस रूप में देखा जाए? क्या सचमुच अब यूक्रेन युद्ध समाप्त होने की कोई सूरत बन रही है, या जैसा कि पश्चिम के कुछ विश्लेषकों ने कहा है, जो हमारे देश में भी कुछ लोगों ने उसको दोहराया है, कि पुतिन अब इस युद्ध से थक चुके हैं और वो इससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने इन 3 देशों से उम्मीद जोड़ी है। भारतीय अखबारों में आज ये खबर बहुत ही अहमियत देकर छापी गई है, क्योंकि उसमें उन्होंने भारत का भी नाम लिया। जिन देशों के साथ संपर्क में होने की बात कही उसमें भारत भी है, तो इस बात को काफ़ी उन्होंने यहाँ पे तवज्जो दी गई है। लेकिन इसीलिए इस बात के मतलब को समझना चाहिए, हम लोगों को समझना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा है उसे किस रूप में देखा जाए। पहली बात, इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए कि पुतिन ने ये बात किस संदर्भ में कही। पुतिन रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में उन्होंने कल ये बात कही। वहाँ पर वो गए हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उसका सम्मेलन चल रहा है। उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस सम्मेलन का मकसद रूस और एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनके बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इस फोरम में इस बार उन्होंने कई अन्य देशों के नेताओं को भी बुलाया है। खासकर मलेशिया के प्रधानमंत्री की वहाँ यात्रा को बहुत तवज्जो दी गई है, क्योंकि मलेशिया एक गंभीर उम्मीदवार है ब्रिक्स में शामिल होने का। अभी इसी कोशिश में कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, वो भारत भी आए थे। वो चाहते हैं कि उनके देश को वहाँ शामिल किया जाए। कल वहाँ गए, उन्होंने भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया और भी कई देशों के नेता वहाँ पर पहुँचे हैं। वो देश तो हैं ही सेंट्रल एशिया के, जो इस फोरम के सदस्य हैं। उसी दरमियान एक पैनल डिस्कशन के समय जब ये बात उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने ये बात कही कि ये 3 देश अगर पहल करें तो समाधान निकल सकता है। जब ये बात उन्होंने कही, उसके बाद मीडिया के लोगों ने, जो क्रेमलिन यानी रूस के राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उसे क्रेमलिन कहा जाता है, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से इस बारे में विस्तार से पूछा कि राष्ट्रपति ने जो कहा उसका मतलब क्या है, उसे किस रूप में समझा जाए। उनसे भारत की भूमिका के बारे में भी खास सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों ऐसे देश हैं जिनसे हमारे दोस्ताना संबंध है। इन तीनों देशों ने से अगर वो हमसे बात करते हैं तो हम उसमें उनके ऊपर भरोसा करके और उनका जो प्रस्ताव होगा उस पर गंभीरता से विचार करें। जब भारत के बारे में पूछा गया कि अभी प्रधानमंत्री जुलाई में मॉस्को गए थे, उसके बाद उन्होंने इस महीने यानी पिछले महीने माफ करें, अगस्त में उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की। उसके बाद उन्होंने फिर पुतिन से भी फोन पर बातचीत की थी। तो क्या इन वार्ताओं के दरमियान भारत की तरफ से कोई शांति प्रस्ताव रखा गया? तो पेस्कोव ने साफ साफ कहा कि भारत ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। तो उन्होंने कहा कि जब भारत की भूमिका क्या रूस देखता है, तो उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अमेरिका से अच्छे संबंध हैं और यूक्रेन के साथ भी उसके संबंध हैं, जैसा कि अभी जाहिर हुआ प्राइम मिनिस्टर के जाने से। तो वैसे में हमें उम्मीद है कि जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को जो बातें बताई होंगी वो हमको बताएंगे
और हम जो उन्हें बात बताएंगे उसको वो अमेरिकन को भी वो बता सकते हैं। उनकी अभी ये स्थिति है, इसलिए उनकी ये भूमिका है। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई शांति प्रस्ताव नहीं आया है, इस बात की भी उन्होंने पुष्टि की। जबकि वो जो बाकी जिन दो देशों का उन्होंने नाम लिया, ब्राजील और चीन, उन्होंने अपने अपने शांति प्रस्ताव रखे हैं। चीन ने फरवरी 2023 में 12 सूत्री शांति प्रस्ताव रखा था, पेश किया था, और इस साल मई में ब्राजील ने भी एक प्रस्ताव रखा। बाद में चीन और ब्राजील के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें उन दोनों ने साझा एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि जो दोनों देशों ने कहा था उसमें कई बातें साझा थी। तो वो दोनों देश किस फॉर्मूले के तहत यूक्रेन समस्या का हल निकालना चाहते हैं, ये तो दुनिया के सामने है। इसे कोई भी गूगल में एक साधारण सर्च से ढूंढ सकता है कि उनका प्रस्ताव क्या है। रूस ने हमेशा कहा है कि वो दोनों हमारे दोस्त देश हैं, वो जो कह रहे हैं हम उसे गंभीरता से लेते हैं। तो यह जो बात कल पुतिन ने कही वो इसी संदर्भ में कही, उसका कोई नया संदर्भ था ऐसा समझना मुश्किल है। हालांकि मीडिया में जो खबरें गई हैं उससे लगता है कि उन्होंने कोई बहुत नई बात उन्होंने इसमें कही है, और भारत में इसलिए भी बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली क्योंकि उसमें उन्होंने भारत का भी नाम लिया। अब सवाल है कि ये जो उन्होंने बात कही इसका मतलब क्या निकालना चाहिए। मतलब इसका एक तो बहुत साफ है कि उन्होंने ये बात गौर करनी चाहिए कि जिन 3 देशों का उन्होंने नाम लिया वो तीनों ब्रिक्स, जो ब्रिक्स पहले ब्रिक था जब साउथ अफ्रीका उसमें शामिल नहीं हुआ था, उसके जो संस्थापक 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। रूस तो युद्ध में शामिल है, तो उन्होंने ब्रिक के जो संस्थापक 3 देश थे उन्होंने उन 3 देशों का नाम लिया। और दक्षिण अफ्रीका जो है वो भी इन प्रस्तावों से उस कमोबेश वो सहमत रहा है। तो ये कुल ब्रिक्स की बात हो जाती है। और इस बात को इस रूप में समझा जा सकता है कि पुतिन ने संदेश ये दिया कि वो इस विवाद को ब्रिक्स के दायरे में हल करने को तैयार है। इसका एक दूसरा मतलब यह है कि उन्होंने ये संदेश देना चाहा कि इसमें पश्चिमी देशों की कोई भूमिका नहीं है। वैसे भी जो पश्चिमी देश हैं वो शांति के लिए उनकी कोई इच्छा है ऐसा उन्होंने जाहिर नहीं किया है, बल्कि जब ये प्रस्ताव आए थे, ब्राजील ने प्रस्ताव रखा था या चीन ने रखा था, तो अमेरिका की यही प्रतिक्रिया आई थी कि हम ऐसे प्रस्तावों से सहमत नहीं हैं और हम अंतिम समय तक यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। वो सहमत इसलिए नहीं है कि ये जो दोनों देश चाहते हैं जिस फॉर्मूले के तहत वो उन्हें मंजूर नहीं होगा। अगर वो उन्हें मंजूर होता तो ये युद्ध होता ही नहीं। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव ये है, पहली बात तो किसी भी जो शांति योजना में होती है कि पहले दोनों देश तुरंत युद्ध विराम करें। ये तो पहले ही शर्त होती है, क्योंकि जब अगर लड़ाई चल रही है तो फिर शांति की बात कैसे होगी। तो पहली बात तो ये है, ये दोनों ही देशों ने कहा है कि पहले तो सीज फायर हो, इमीडिएट, तुरंत दोनों देश जहां हैं उस जगह पे लड़ाई रोक। चीन ने अपना प्रस्ताव, चीन का जो एक वैश्विक जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, वैश्विक सुरक्षा पहल, उसमें उसने जो जिन सिद्धांतों की बात उसने की है उस सिद्धांतों के दायरे में की है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के दायरे में की है। उसका एक सूत्र ये है कि सभी देशों की सुरक्षा समान रूप से बराबर है। इस बात का मतलब यूक्रेन और रूस के संदर्भ में यह होता है कि रूस की सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं उन चिंताओं का भी ख्याल करते हुए समाधान निकल सकता है। रूस की चिंता क्या है? रूस की चिंता यह है कि नेटो उसकी सीमाओं तक न पहुंचे, और इसीलिए उसने जो युद्ध शुरू होने का मुख्य विवाद था कि रूस ये चाहता था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर न बने। नेटो उसको सदस्य बनाने पर तुला हुआ था, यूक्रेन उसके लिए तैयार हो गया 2014 के बाद, और जेलेंस्की के आने के बाद वो और भी ज़्यादा उसमें गति आ गई।
ये युद्ध का प्रमुख कारण है। तो समाधान पहला ये निकल सकता है कि यूक्रेन ये घोषणा करे कि वो नेटो में नहीं जाएगा। ये बात अमेरिका और पश्चिमी देशों को मंजूर नहीं होगी। दूसरी चीज ये है, चीन ने भी कहा है और ब्राजील ने भी कहा है कि सभी दोनों देशों की जो प्रादेशिक अखंडता है और संप्रभुता है, उसका सम्मान करते हुए समाधान निकलेगा। इस मामले में बात ये होगी कि दोनों देश एक दूसरे को, उनका जो पहले तो संप्रभुता है उसको माने, वो तो मानते ही रहे हैं। प्रादेशिक अखंडता का सवाल विवादास्पद अब हो गया है। इसलिए विवादास्पद हो गया क्योंकि रूस ने दोनबास इलाका जो यूक्रेन का था उसको लगभग पूरी तरह से, रूस कहता है कि हमने मुक्त करा लिया है और उसको अपने देश में उसने मिला भी लिया है। जेलेंस्की ने अभी हाल में कहा था कि बातचीत तो तभी शुरू होगी जब पहले रूस हमारा इलाका लौटा देगा, उसके पहले बातचीत नहीं होगी। क्या रूस इसके लिए तैयार हो? ये बहुत डिफिकल्ट बात है, बहुत समझना इस बात को मुश्किल है। ये दो मुख्य बिंदु हैं, नेटो की सदस्यता और दोनबास का क्या भविष्य हो। अगर यूक्रेन इस बात को नहीं मानेगा कि उसका जो इलाका रूस ने लिया है वो उसको वो खो दे, अगर वो यह नहीं मानेगा कि नेटो में वो शामिल नहीं होगा, तो रूस की तरफ से आज के जो हालात हैं उसमें इस बात की संभावना बहुत कम लगती है कि रूस किसी भी अन्य फॉर्मूले पर राजी हो। इस संदर्भ में एक बात पे गौर करना जरूरी है। फरवरी 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था, अप्रैल 2022 में ही 2 ही महीने बाद टर्की की पहल पर टर्की के राजधानी अंकारा में दोनों देश यानी यूक्रेन और रूस के बीच समझौता हो गया था युद्ध खत्म होने का। उसमें यूक्रेन ने, तब तो चूंकि उनका इलाका भी अभी उनके हाथ से नहीं गया था और नेटो वाले सवाल पर यूक्रेन ने कमोबेश हामी भर दी थी और यूक्रेन की कुछ चिंताओं को रूस ने भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब ये बात पश्चिमी देशों को यूक्रेन की तरफ से बताई गई तो अमेरिका ने इस समझौते को ठुकरा दिया। अमेरिका के कहने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तब जो थे बोरिस जॉनसन, वो यूक्रेन गए और उसके बाद यूक्रेन ने अचानक अपना रुख बदल दिया और उसने कहा कि कोई समझौता नहीं होगा, हम जब तक अंत तक लड़ेंगे। तो ये सारे हालात हैं। इन सारे हालात के बीच में जो भी शांति प्रस्ताव आया है, चीन का प्रस्ताव आए भी 1.25 साल होने को आ गए, 1.5 साल तो हो ही चुके हैं, उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। ब्राजील का भी प्रस्ताव जो है, रूस की तरफ से ये बयान आता है कि हम दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं, हम उनके प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हैं। जेलेंस्की ने कहा था कि वो चीन के प्रस्ताव के बारे में भी कहा था कि वो उसको गंभीरता से लेते हैं। बल्कि अभी हाल में जब लड़ाई अभी हाल में बहुत जब तेज हो गई है, कुछ ही समय पहले की बात है, यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा बीजिंग भी गए थे। हालांकि अब कुलेबा को 2 दिन पहले जेलेंस्की ने हटा दिया है उनके पद से, अब नए विदेश मंत्री बना दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं, होती रही हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई उम्मीद जगी नहीं है। इसलिए कल जो पुतिन ने कहा है, इससे भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद जोड़ने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तो ये बात एक खास संदर्भ में कही, एक चर्चा के दरमियान कही, उसमें उन्होंने कोई अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज है जो उन्होंने बातें कही, जिन देशों के नाम लिए, उसमें एक ही मैसेज समझ में आता है कि वो इस बात को ब्रिक्स के दायरे में इस पर वो डिस्कस करने को तैयार हैं। दूसरे मंचों पर भी वो तैयार हो सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ कोई वैसी परिस्थिति नहीं है। पुतिन की जो विजन है दुनिया का, उसमें वो ब्रिक्स को केंद्रीय भूमिका में रखकर वो वैसे भी चल रहे हैं। अभी अक्टूबर में उन्हीं के देश में कजान में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसकी बहुत ग्रैंड तैयारी वहाँ की जा रही है और पुतिन इसमें जितने भी अपने मित्र देश हैं उसको आमंत्रित कर रहे हैं। रूसी मीडिया में ये बात आई है कि इस बार 54 देश 54 कंट्रीज वहाँ पर भाग लेंगे, जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं है। जो ब्रिक्स के मेंबर हैं वो तो भाग लेंगे।
इनके अलावा जो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स का एक समूह पिछले साल साउथ अफ्रीका ने बनाया था, उसमें लगभग 30 देश थे, अब उसमें इस बार उन्होंने 54 देशों को बुलाया है। तो ब्रिक्स उनकी समझ में एक केंद्रीय भूमिका में है और उन्होंने यूक्रेन के सवाल को भी ब्रिक्स के दायरे में ही हल करने पर अपनी इच्छा या सहमति जताई है। इसको इसी रूप में देखना चाहिए। आज बस इतना ही। आप सबको हमारा नमस्कार।